देसी व्यापार, फर्स्ट चैप्टर है देसी व्यापार। देसी व्यापार, व्यापार का मतलब क्या होता है? बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है? वो साझेदारी होता है। व्यापार का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी आप काम करते हो वो क्या कहलाता है? व्यापार। कल भी बताया था दुकान खोलना है। तो देसी व्यापार, देसी व्यापार का मतलब क्या होगा? एक ही देश की सीमा के अंदर जो भी व्यापार किया जाएगा क्या कहलाया जाएगा? देसी व्यापार। क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे वर्ड उसमें आएगा 2 नंबर में। देसी व्यापार किसे कहते हैं? तो देसी व्यापार क्या होता है? एक देश की सीमा के अंदर जो भी आप व्यापार करते हो उसे क्या बोलते हैं? देसी व्यापार। देसी व्यापार का दूसरा नाम होता है अंतरराज्य व्यापार। अंतरराज्य यानी कि राज्य के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या हो जाएगा? अंतरराज्य व्यापार। उसके अलावा इसे क्या बोल सकते हैं? हम देश को एक घर की तरह देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि घरेलू व्यापार किसे कहते हैं? तो घरेलू व्यापार भी वही होता है जो एक देश की सीमा के अंदर आप कोई भी व्यापार करते हो वो क्या हो गया आपका? घरेलू व्यापार। आगे जी, तो देसी व्यापार का क्या क्या नाम है? देसी व्यापार वो होता है जो देश की सीमा के अंदर किया जाता है। देसी व्यापार को घरेलू व्यापार भी बोलते हैं, अंतरराज्य व्यापार भी बोलते हैं। लिखना लिख लेना। अब देसी व्यापार की विशेषताएं क्या क्या होती है? आप देश के अंदर व्यापार कर रहे हो उसकी क्या क्या विशेषताएं? एक तो जो भी हमारी मुद्रा है, हमारे देश की मुद्रा क्या? रुपए। यानी कि जो भी हमारा सामान खरीदा या बेचा जाएगा रुपए में ट्रांजैक्शन हुई उसकी। अगर हम मान लो दूसरे देश में भेजते हैं तो मुझे पहले अपने रुपए का वापस दूसरे उसमें ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करवानी पड़ेगी। उसके अलावा क्या होता है? अगर मान लो मेरे को एक ही राज्य के अंदर व्यापार करना है, मैं अपने व्यापार को कितना भी बड़ा कर सकती हूँ, फैला सकती हूँ उसको, ठीक है, अलग अलग राज्यों में खोल सकती हूँ। उसके अलावा और क्या होता है? और क्या होगा? एक एक वर्ड सारे बता दो। अगर आप एक देश के अंदर ही व्यापार कर रहे हो क्या क्या फायदे होंगे? क्या व्यापार बढ़ेगा? व्यापार बढ़ेगा। उसके अलावा वस्तु को लाने ले जाने में सुविधा होगी। और क्या होगा? बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम अपने देश के अंदर ही काम करेंगे, जैसे देश का विकास होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये था, जैसे चाइना से हट गया तो अब हम क्या सोचेंगे? ये जो भी चीज हम चाइना से मंगा रहे थे हम अपने देश के अंदर बनाए, इंडिया में ऐप बनाए, ठीक है, इंडिया में ऐप बन गए। ये टिकटॉक वगैरह हटा के वो नए नए ऐप बना दिए। आगे ना चीज समझ में, तो क्या होगा? देश का विकास होगा। तो देसी व्यापार की विशेषताएं पता लगती है। इसके अलावा होता है देसी व्यापार के प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका स्थानीय। स्थानीय का मतलब क्या हो गया? जितने भी आपके मान लो फल सब्जी वाले वो एक ही स्थान पर रहकर अपना व्यापार करते हैं, ये क्या हो गया? हमारा स्थानीय व्यापार। दूसरा होता है हमारा अंतरराज्य व्यापार। हमारा जो देश है अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अंतरराज्य, अंतरराज्य का मतलब क्या हो गया? अंदर मतलब एक ही राज्य के अंदर व्यापार करें, ठीक, या फिर एक से अधिक राज्य के अंदर भी व्यापार करो, लेकिन आपका जो मेन ऑफिस होता है वो तो एक राज्य में होगा। इसके अलावा और क्या होता है आपका? राज्य व्यापार। अंतरराज्य में क्या हो गया? अभी मैंने आपको बताया अंतरराज्य एक राज्य में आपका व्यापार था, आपने दूसरे राज्य में भी फैलाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ देश के अंदर। राज्य व्यापार में क्या होगा? राज्य मतलब सिर्फ एक राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हमारा एक राज्य, तो मेरा जो भी व्यापार होगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। अंतरराज्य में क्या होगा कि मेरा उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, सारी जगह व्यापार फैलेगा। इतना आया समझ में? देसी व्यापार पता लग गया क्या होता है? देसी व्यापार की विशेषता पता लग गई। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो भी हमारा व्यापार होता है, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, कंपनी से कौन लेता है? एक थोक व्यापारी। थोक व्यापारी क्या होता है? जो माल इकट्ठा बेचता है, जो माल को इकट्ठा करता है, यानी कि बड़ी मात्रा में सामान को खरीदता है। कहाँ से? जो भी व्यवसाय बना रहे हैं उससे।
तो जो भी व्यवसाय बना रहे हैं उसे एक बड़ी मात्रा में सामान को खरीदना और उसको फुटकर व्यापारियों को बेचना, वो किसका काम होता है? थोक व्यापारी। अब फुटकर व्यापारी क्या होते हैं? थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो सामान को खरीदते हैं किसे? थोक व्यापारी से, वो क्या हो जाएंगे हमारे? फुटकर व्यापारी। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? उत्पादक, यानी कि उत्पादक का मतलब क्या होगा? जो सामान को बना रहा है। सिर्फ ये टेबल बना लो, सबसे पहले उत्पादक लिख लो, कोमा लगा के लिख लेना। उसके बाद क्या आता है? थोक व्यापारी। सबसे पहले लिखना उत्पादक, कोमा लगा के या एरो लगा के लिखना थोक व्यापारी। उसके बाद लिखना फुटकर व्यापारी। उसके बाद उपभोक्ता। सबसे पहले उत्पादक, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। उत्पादक का मतलब पता लग गया क्या होता है? जो किसी सामान को बना रहा है। उसके बाद थोक व्यापारी क्या हो गया? जो सामान बना रहा है उससे बड़ी मात्रा में किसी भी सामान को खरीदना, तो वो कौन करेगा? थोक व्यापारी। उसके बाद आता है फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी से छोटी छोटी मात्रा में सामान खरीदना, फुटकर व्यापारी। उसके बाद लास्ट में क्या आता है? उपभोक्ता। मुझे जिस चीज की जरूरत है मैं किससे सामान खरीदूंगी? फुटकर व्यापारी। यानी कि सिर्फ एक या दो सामान खरीदना, जो भी जिसकी भी मुझे जरूरत है वो क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। आ गया? सिर्फ हेडिंग लिख लो, इसमें लिखनी हो तो। सबसे पहले लिख लो देसी व्यापार, और जिसमें लिख रखा है छोड़ दो। पहले लिख लो देसी व्यापार या आंतरिक व्यापार। सबने लिख रखा हो तो फिर बता दो मैं आपको। देसी व्यापार, आंतरिक व्यापार, घरेलू व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार। एरो लगा के लिख देना। एक ही देश की सीमा के अंदर, एक ही देश की सीमा के अंदर किया जाने वाला व्यापार। एक ही देश की सीमा के अंदर किया जाने वाला व्यापार। अगली हेडिंग डालो, देसी व्यापार की विशेषताएं। देसी व्यापार की विशेषताएं। देखो, वस्तुओं को ले जाना और लाना देश के भीतर ही होगा। वस्तुओं को लाना तथा ले जाना देश के भीतर ही होगा। सभी मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा में होगी। सभी मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा में होगी। अगला लिखो, उपभोक्ताओं तक वस्तुओं का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर करने में आसानी होगी। उपभोक्ताओं तक वस्तुओं का हस्तांतरण करने में आसानी होगी। हो गया? अगली हेडिंग डालो, देसी व्यापार के प्रकार। देसी व्यापार के प्रकार। पहले लिखना स्थानीय व्यापार, इसके अंदर के तो लिख ही लोगे। स्थानीय व्यापार। दूसरा लिखना राज्य व्यापार। तीसरा लिखना अंतरराज्यीय व्यापार।
लिख लिया। आगे लिखना व्यापार दो प्रकार के होते हैं। व्यापार नहीं ऐसे लिखना, देशी व्यापार के दो भाग होते हैं, तो दो प्रकार के। देशी व्यापार दो प्रकार के, पहले लिखना थोक व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। हो गया। अगली हेडिंग डालो, व्यापारिक सौदे की गतिविधियां। व्यापारिक सौदे की गतिविधियां। व्यापारिक सौदे की गतिविधियों, गतिविधियों का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप व्यापार कर रहे हो उसके बारे में क्या क्या चीजें पूछोगे। ठीक है, आप कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हो, अगर मान लो मेरे को ड्रेस खरीदने जानी है तो ऐसे तो है नहीं उसने दुकान वाले ने एक ड्रेस खोल के दी और आप उसे उठा के लिए, अलग अलग पूछोगे, भैया इसका रेट बता दो, फिर उसकी क्वालिटी पूछोगे, फिर अलग से ऑप्शन पूछोगे, हाँ मुझे ये तो पसंद आ गई इसके अलावा बता दो अगर कोई हो। होता है ना कि भैया मेरे को ये वाला सूट पसंद आ गया, चल ठीक है इसको तो साइड रख, अभी और खोल के दे क्या पता और कुछ आ जाए। तो आप क्या करते हो, कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो उसकी अलग अलग पूछताछ करना, यानी कि सामान को अस्त व्यस्त करना, अपने कोई भी क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है उसके बारे में पूरे डिटेल देना। तो पहला पॉइंट लिखना उसमें वस्तुओं के संबंध में पूछताछ। वस्तुओं के संबंध में पूछताछ। टॉपिक क्या आपको वस्तुओं के संबंध में पूछताछ। गर्मी चल रही है, मेरे को फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, आप क्या करोगे, या तो कोई मेरे जैसा भुल्ला भटका इंसान होगा, एक दुकान पे जाएगा, बोले गर्मी लग रही है जल्दी से एसी दे, कितने भी रुपए लेना लेके आ जाए, ये होगा। या फिर दूसरा पेरेंट्स की तरह होगा कि एक दुकान पे गया, एक दुकान पे जाके रेट देख रहे कि भैया 80,000 रुपये का है, छोड़ दे, फिर दूसरी दुकान पे गए, भैया 80,000 रुपये का, आप तेरे को कुछ कम कर सकते हैं, तो पूछते हैं ना, चलो 80 से 75 दे देना, अभी भी उथल पुथल है कि भैया 75 तो बहुत ज्यादा है, चल तीसरी दुकान पर और ट्राई करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी क्रेता है यानी कि जो सामान को खरीद रहा है, उस सब जो भी वस्तु खरीद रहा है उसके संबंध में पूछताछ करेगा, कितनी दुकानों पे, कम से कम 10 दुकानों पे, 15 दुकानों पे, जो भी कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी पूछेगा कि भैया आपके पास 75,000 रुपये की चीज है तो उसमें क्या गुण है जो 40,000 वाले में। ठीक, आप कुछ भी चीज खरीदने जा रहे हो, भैया मेरे को एल्टो कार चाहिए, एल्टो कार में क्या क्वालिटी है जो मारुति में नहीं है, या फिर अगर मैं वैगन आर खरीद रहा हूँ, वैगन आर में और एल्टो में डिफरेंस बता दो क्या डिफरेंस है। आजकल तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, इतने तो होंगे नहीं जो आगे महंगी महंगी क्रिएटा पे हाथ मारो, तो वैगन आर और एल्टो पे देखो। आगे आता है पूछताछ का पत्र का उत्तर देना। पूछताछ के पत्र का उत्तर देना। जो भी क्रेता था यानी कि जो सामान को खरीदने जा रहा था, अभी उसका क्वेश्चन था कि भैया ये वाला अगर मैं एसी खरीद रही हूँ तो एसी का रेट कितना है। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, जो विक्रेता होगा उसका नंबर आएगा, वो अपने रुपए बताने स्टार्ट करेगा। इस शब्द को बोलते हैं निर्क, यानी कि कोटेशन। ठीक, 11वीं क्लास में भी था निर्क होती क्या है। तो कोई भी आप सामान खरीद रहे हो यानी कि जो भी क्रेता किसी सामान को खरीद रहा है, विक्रेता से क्या करेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल मांगेगा। ठीक, एक हमारे पास थोक व्यापारी होता है, एक फुटकर व्यापारी होता है। ठीक, एक क्या हो गया, हम लोग जो उपभोक्ता होते हैं। तो थोक व्यापारी क्या करता है, बिजनेस से सामान लाया, थोक व्यापारी ने ले लिया, लेकिन जो हमारे फुटकर व्यापारी होते हैं वो एक थोक व्यापारी से पहले उसके रेट पूछेंगे कि भैया पहले मुझे अपने पूरे कोटेशन दे दे किसी भी प्रोडक्ट का,
उसके बाद वो दूसरे के पास भी देखेंगे, तीसरे के पास भी देखेंगे, जिसके पास थोड़ी सी कम अमाउंट में होगा तो हम उसको उठाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है निफ्ट किसे कहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, निफ्ट किसे कहते हैं या निफ्ट पत्र क्या होता है। देखो, किसी ग्राहक से पूछताछ का पत्र प्राप्त होने पर, किसी ग्राहक से पूछताछ का पत्र प्राप्त होने पर विक्रेता व्यापारी को उसके उत्तर में वस्तुओं का भाव या वस्तुओं का मूल्य, उस पर प्राप्त छूट आदि की मूल्य सूची तैयार करता है, तथा ग्राहक को भेजता है। निफ्ट पत्र कहलाता है, ग्राहक को भेजता है, निफ्ट पत्र कहलाता है। हो गया, समझ में आ गया निफ्ट पत्र क्या होता है। बहुत सालों से 2 नंबर के क्वेश्चन में आ रहे हैं निफ्ट पत्र क्या होता है। अगली हेडिंग है माल के लिए आदेश देना। पहले मैंने वस्तुओं के बारे में पूछताछ कर ली, 2-4 दुकानों से रुपए पूछ लिए कि कितने रुपए का सामान है। अब क्या करूंगी मैं, उस सामान के लिए ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर कब दिया जाता है, जब आप सामान के बारे में पूरे अच्छे से पूछताछ कर लो, उसके मूल्य के बारे में पूछताछ कर लो, आप क्या कर दोगे, उसके ऑर्डर कर दोगे। ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में करना हो किसका होता है, ग्राहक के ऊपर। ठीक, अब ग्राहक क्या बोलेगा कि भैया एक सामान खरीद रहा हूँ, एक सामान पे तो चलो तुम कितने रुपए ले लो। अगर मैं उससे ज़्यादा सामान खरीद रहा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ एक्स्ट्रा छूट दोगे। ठीक, तो ये चीज़ क्या करते हैं, ग्राहक करता है। विक्रेता सोचेगा कि भैया अगर मेरे से 10 चीज़ सामान खरीद रहा है तो मुझे थोड़ी सी तो छूट देनी चाहिए। क्या पता जो हमारा सामान बेचने वाला था वो उससे ज़्यादा छूट दे दे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमें फायदा लग रहा होगा वहाँ पर जाकर सामान खरीदेंगे। इसके बाद आता है आदेश पत्र की प्राप्ति की सूचना देना। माल के लिए आदेश देना। नेक्स्ट हेडिंग है आदेश पत्र की प्राप्ति एवं सूचना। इसमें दे रखा है जब किसी ग्राहक या विक्रेता से माल का कोई आदेश पत्र प्राप्त होता है। आदेश पत्र मतलब ऑर्डर मिलना, किसको मिल रहा है, विक्रेता को, यानी कि जो सामान सेल करता है। तो जब किसी ग्राहक या विक्रेता को माल का कोई आदेश पत्र प्राप्त होता है तो विक्रेता व्यापारी को चाहिए कि उसकी प्राप्ति की सूचना ग्राहक को दे दे कि भैया क्रेता ने बोला कि मुझे ये वाला सामान चाहिए। अगर विक्रेता के पास होगा तो विक्रेता उसको बता देगा कि आपको इतनी क्वांटिटी में सामान मिल सकता है, नहीं मिल सकता तो भैया उसको मना करो ताकि वो और दे। इससे ग्राहक को यह आश्वासन प्राप्त हो जाता है, आश्वासन मतलब संतुष्ट हो जाता है कि उसका आदेश विक्रेता को प्राप्त हो गया है और यह उचित ध्यान दिया जाएगा कि विक्रेता आदेश पत्र में लिखे गए किसी भी सामान की पूर्ति
करने में असमर्थ ना हो। अभी मैंने बता दिया कि अगर विक्रेता के पास उतना सामान है तो क्रेता को बता दे, वरना फिर उसको मना करे कि मेरे पास उतना सामान नहीं है। अगली हेडिंग डालो, माल उधार देना व आर्थिक स्थिति की पूछताछ। माल उधार देना व आर्थिक स्थिति की पूछताछ। आप एक लंबे समय से बिजनेस कर रहे हो, ठीक, अब बिजनेस कर रहे हो यानी कि ग्राहक भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। कुछ ग्राहक क्या होते हैं, उधार लेने के लिए सोचते हैं, कुछ क्या अधिकतर सोचते हैं कि भैया उधार खरीद रहे हो, कुछ सोचते हैं नगद खरीद के काम करो। अब जो उधार खरीद रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं उनसे तो हमें कुछ मतलब है ही नहीं। उधार खरीद रहे हैं तो क्या होगा, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि उधार के रुपए उन्होंने जितना टाइम बोला उतने टाइम में दे देते हैं। कुछ ग्राहक क्या होते हैं, जितना उन्होंने टाइम बोला उसके बाद हमसे यानी कि विक्रेता से रिक्वेस्ट करवाएंगे कि भैया आपको मेरे को रुपये ला के दे दें, वो तब भी मना करेगा। लास्ट में आके क्या होता है, विक्रेता कहता है भैया तू अपने पास रख, मेरा सामान वापस दे दे। या फिर कुछ विक्रेता होते हैं वो कहना छोड़ देंगे कि भैया क्यों दीवार में सिर मारो, जब देना होगा देगा वरना छोड़ो। तो ऐसे ग्राहक क्या होते हैं, क्या उसको दुकान वाला फिर दोबारा कोई सामान देगा? नहीं देगा। ठीक, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, अभी तो दुकान वाले की भी आर्थिक स्थिति खराब है, उसके बाद वो कोई नया ग्राहक आता है उसको भी देने से 10 बार सोचता है कि भैया जो नया ग्राहक आ रहा है क्या पता वो पुराने वाले ग्राहक की तरह लगे। आगे भी समझ में लिख लोगे इसको अपने आप। अगली हेडिंग लिखो, माल का एकत्रीकरण करना। माल का एकत्रीकरण करना। एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अगर मान लो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है तो उसमें मैं हद से 2 या 3 एसी रख लिए, 2 या 3 फ्रिज रख लिए, अलग अलग क्वालिटी के ऐसे रखूंगी। उसके बाद जो बाकी का सामान होगा आप कहाँ रखोगे, अपने गोदाम में रखोगे। एकत्रीकरण का मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठा करना किसी भी सामान को। क्रेता ने बोला यानी कि जो भी आपका ग्राहक था उसने बोला कि भैया मुझे 10 क्वांटिटी में एसी चाहिए या फिर 10 क्वांटिटी में मुझे फ्रिज चाहिए। अभी मेरी दुकान पे कितने, सिर्फ 1 या 2 पीस रखे हुए हैं, वो भी अलग अलग कंपनी के, और उसे चाहिए कौन सा, सिर्फ LG का चाहिए या सैमसंग का चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम अपने गोदाम से जितना भी सामान होगा इकट्ठा करेंगे और उसको सामान को कहाँ तक पहुँचाएंगे, ग्राहक को। ठीक, अब ग्राहक तक सामान पहुँचाने की जिम्मेवारी किसकी है, विक्रेता की। आगे चीज समझ में। तो एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भी क्रेता ने सामान बोला है विक्रेता को, विक्रेता उस सामान को इकट्ठा करेगा तथा उस सामान को कहाँ तक पहुँचाएगा, क्रेता तक। ये सारे जो जितने भी प्रोसेसिंग होगी उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, विक्रेता की, क्रेता तक सामान आसानी से पहुँचाया जा सके। आगे इतना समझ। अगला लिखो, माल भेजना या प्रेषण करना। माल भेजना या प्रेषण करना। अब सामान आपने इकट्ठा कर लिया, अब सामान को भेजोगे किसके पास, ग्राहक के पास। अब कैसे कैसे भेजा जा सकता है, साधन के परिवहन के 3 प्रकार होते हैं, या तो जल के द्वारा भेजोगे, सड़क परिवहन के द्वारा भेजोगे, रेल परिवहन के द्वारा भेजोगे, और चौथा किसके द्वारा भेज सकते हो, अगर छोटा मोटा सामान है तो आपके जो डाक वगैरह जाते हैं उनके द्वारा। ठीक, तो इसके अंदर बस यही है कि जो भी हमारा व्यापार है, क्वेश्चन था माल भेजना, माल भेजने का मतलब क्या हो गया, विक्रेता द्वारा जो भी सामान इकट्ठा किया गया उसको क्रेता तक पहुंचाना तथा परिवहन की सुविधा से। अब परिवहन की सुविधा मैंने आपको चारों बता दिए, डाक के द्वारा भेजोगे, सड़क परिवहन के द्वारा भेजोगे, रेल परिवहन के, या फिर जल परिवहन के द्वारा। अगला लिखो, बीजक तैयार करना। बीजक तैयार करना।
बीजेप का मतलब क्या होता है? इनवॉइस बिल। इनवॉइस बिल में क्या क्या आता है? इनवॉइस बिल होते हैं कोई भी आपने सामान जो सेल कर रहा है, मान लो मैंने 10 AC सेल कर दी थी, तो आप बिल में क्या लिखोगे कि आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 10। एक प्राइस का जो भी एक AC था उसका अमाउंट कितनी होगी? मान लो 10,000 रुपये, तो 10,000 के मल्टीप्लाई 10 से करके टोटल अमाउंट को कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपये। तो जो भी आप उसके बाद चलो आपको डिस्काउंट भी देना है, उसमें मान लो मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1,00,000 में 10% आपका 10,000 हो गया, माइनस करके अमाउंट कितनी आ गई? 90,000 रुपये। उसके अलावा अगर आपको मान लो परिवहन का खर्चा भी जोड़ना है कि भैया मैं एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज रहा हूँ तो मुझे 500 रुपये खर्चा हो रहा है, तो यानी कि जो भी आपने सामान को सेल करने में जितना भी खर्चा लगाया वो सारा क्या हो जाएगा? आपका बीजेप बिल। ठीक है, जो भी आप खर्चा ले रहे हो वो सारा किसमें आएगा? बीजेप बिल के अंदर। अगला लिखो माल भेजने की सूचना देना। आसान है, माल भेजने की सूचना देना। जो भी ग्राहक है उसको बता देंगे कि भाई मैंने यहाँ से माल ट्रांसफर कर दिया, जैसे भी आप भेज रहे हो उसके थ्रू लिखो। क्या पता आपके पास डाक से, क्या पता वो कह दे कि मैंने रोडवेज की बस में रखा है, बस स्टैंड से जाकर ले लो। अगला लिखो माल की सुपुर्दगी लेना। सुपुर्दगी का मतलब क्या होता है? उसकी सूचना प्राप्त करना कि विक्रेता ग्राहक से पूछेगा कि भैया मैंने तो माल रख दिया था, तुमने वहां से उठा भी लिया, यानी कि उसको ले भी लिया, अब तुम मुझे ये बता दो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है। तो ये क्या हो गया? यानी कि जो विक्रेता था वो क्रेता से कह रहा है कि भैया आप मुझे बता दो कि जो भी मैंने सामान भेजा है वो सही है या नहीं। इसके बाद अगले लिखो शिकायत तथा समायोजन। शिकायत तथा समायोजन। ग्राहक ने बिल ले लिया, सामान आ गया, बाई चांस उनमें से एक सामान ऐसा निकला कि जो चल ना रहा हो या फिर टूटा फूटा, तो क्या करेगा? ग्राहक उसको शिकायत कर सकता है। इसके अलावा समायोजन बोला, समायोजन का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट करना। अगर मान लो उसने बिल लिखा है कि आपको 90,000 रुपये का बिल मिला, 500 रुपये में उसमें एक्स्ट्रा खर्चे जोड़ रहा हूँ जो भी आपके सामान को लाने ले जाने के लिए, तो ग्राहक क्या बोलेगा कि भैया मैं 90,000 रुपये का सामान भी ला रहा हूँ, ऊपर से तो मेरे को 500 रुपये का और दे रहे हो बिल, मैं तो नहीं दे रहा। तो क्या पता जो दुकानदार था हमारा उससे समायोजना कर ले, एडजस्टमेंट कर ले कि भैया चलो 90,000 दे दो, 500 रुपये छूट। आगे चीज समझ में। इसके बाद लिखो खाता विवरण तैयार करना। खाता विवरण तैयार करना। खाते का मतलब क्या होता है? अकाउंट तैयार करना। विवरण का मतलब क्या होता है? उसके बारे में पूरी डिटेल देना। तो खाता विवरण क्या हो गया? जब भी सामान जो भी सेल कर रहे हैं, यानी कि जो दुकानदार है ग्राहक को जब सामान सेल करेगा तो उस ग्राहक की पूरी अमाउंट अपने अकाउंट में लिख लेगा। अगर मान लो आप AC वगैरह खरीद रहे हो, AC ऐसा तो है नहीं हर दूसरे तीसरे दिन खरीद रहे हो, ठीक है। अगर मान लो मैं राशन की दुकान पे जा रही हूँ, आज मैंने राशन की दुकान से 5 किलो चीनी ले ली, कल जाकर फिर मेरे को चावल की जरूरत पड़ी, चावल ले ली, तो वो क्या करेगा? और आप ऊपर से उधार खरीद लो तो क्या करेगा? आपके लिए एक अकाउंट बना लेगा, उसमें आपके पूरे महीने की डिटेल जो भी होगी, जो भी आपने खरीदा होगा वो लिखेगा। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी से अगर फुटकर व्यापारी सामान खरीद रहे हैं तो वो क्या करता है कि अधिकतर माल उधार खरीदता है। फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता जो होता है वो अधिकतर अपने रुपए नगद देगा, सामान खरीदेगा।
लेकिन जो थोक व्यापारी होता है उससे जो फुटकर व्यापारी सामान खरीदता है वो क्या करता है, अधिकतर उधार खरीदता है कि जैसे जैसे मेरा सामान बिकता रहेगा मैं आपको रुपए देता रहूँगा। तो थोक व्यापारी क्या करेगा, फुटकर व्यापारी का अकाउंट बनाएगा, उसमें उसकी जितनी भी डिटेल है, जितना भी सामान उसके पास गया वो सारे लिखता रहेगा। प्लस क्या लिखेगा, क्या पता उसकी तिथि लिख दे कि कौन सी डेट को उसने ये सामान खरीदा था। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा खाता तैयार करना। उसके बाद है भुगतान, लास्ट पॉइंट लिख दो भुगतान। सामान का ऑर्डर भी दे दिया, सामान आ भी गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, खाता भी बन गया, लास्ट में क्या कर देना, भुगतान कर देना कि भैया आपकी ये डेट आ चुकी है, आपने मेरे को बोला था कि इस डेट को मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो भैया दे दो। ठीक, तो भुगतान का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, जो भी ग्राहक है वो जिससे भी इसने सामान खरीदा उसको उस समय पे भुगतान कर दे। इतना आगे समझ बहुत है इतना।